द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सेशन को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी जो है प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके और फटाफट उनको भी जोड़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। और पहला पोर्शन जो है ये हिंदी का है। 1 से 5 प्रश्न जो है ये गद्यांश से लिए गए हैं। हिंदी का गद्यांश है, ये हमारे द्वारा जो है पहले ही पढ़ लिया गया है। आप लोग इस गद्यांश को आराम से पढ़ेंगे, ठीक। और अगर वीडियो थोड़ा तेज़ी के साथ है तो आराम से वीडियो को पॉज करके रोक करके जो है पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है प्रश्नों के आंसर जो है बनाएंगे, ठीक। चलिए, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो यहाँ पे इसको भी पढ़ लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि लेखिका जो है उसको कौन सा ख्याल जो है परेशान करता है। चलिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। जैसे कि लेखिका को कौन सा ख्याल परेशान करता है ये बताना है। ऑप्शन आपके चारों स्क्रीन पे दिख रहा है। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे, गद्यांश भी पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो लेखिका को परेशान करता है ख्याल, वो है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कहीं बच्चे उनके विषय में पहले ही तो नहीं जानते हैं, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गद्यांश के अनुसार ये ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरे प्रश्न में भी अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद में किस मुख्य समस्या की बात की गई है। एक गद्यांश में एक अनुच्छेद था, उसमें जो है किस समस्या के विषय में बात किया गया था ये बताना है। इसमें सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, जो कि बच्चों की योग्यता के में जो है विश्वास नहीं किया जाता, ठीक। तो यहाँ पे इसी अनुच्छेद की जो है मुख्य समस्या के बारे में बात की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरे प्रश्न में है बच्चों को पढ़ाने से 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दे, जिससे कि ऑप्शन जो है आप लोग को बराबर दिखने लगे। तो चलिए, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाने से पहले स्वयं से सवाल पूछना क्यों जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि एक आप अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं या कार्य करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको बच्चों को पढ़ाने से पहले अपने आप से क्या सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे गद्यांश के अनुसार बताना है, खुद नहीं दिमाग लगाना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा, जो कि यह पढ़ाने के उद्देश्य और तरीके निर्धारित करने में जो है आप जो है एक अध्यापक की मदद करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है अनुच्छेद में यह संकेत किया गया है कि, क्या संकेत किया गया है, चलिए बताइए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन चौथे प्रश्न की का जो है ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो अनुच्छेद यह संकेत करता है कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ पांचवें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। और ये गद्यांश का अंतिम प्रश्न है। इसमें है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द है। असफलता है, नम्रता है, योग्यताओं या फिर क्षमताओं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो है ये किसी भी मूल शब्द के या मूल धातु के पीछे जो जुड़ता है उसको जो है क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे सफल एक शब्द है या मूल शब्द कह सकते हैं, तो इसके पहले आ लगा है और बाद में जो है ता लगा है, तो असफलता हो गया है। तो ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और बाकी शब्दों में ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए, पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। तो ऐतराज जो शब्द ये लिखा गया है वो किसका शब्द, किससे उसका जो है संबंध है, ठीक। चलिए बताइए किसका अर्थ ऐतराज होता है। तो बी ऑप्शन आपत्ति जो होती है इसको ऐतराज इसी का अर्थ होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जी प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें है हंस का संपादक किसने किया है। ये जो है एक लेख है जो हंस नाम से है, इसके संपादक कौन है। प्रेमचंद ने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है या शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। अगला है इनमें से सभी ने इसको लिखा है। तो ये अमृत, 1 मिनट,
सातवें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सबके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका, इनमें से सभी ने इसको लिखा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अश्व, सैंधव, घोटक या यातुधान। आठवीं का ऑप्शन नंबर डी यातुधान जो शब्द है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है घोड़े के पर्यायवाची के रूप में होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे सभी अभियोजित पूछे गए हैं, तो नहीं पूछा गया है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा 9 नंबर का। तो यहाँ पे अनल हो जाएगा। अनल जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अनिल होता तो हो जाता, बट अनल नहीं है, अनल आग का है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन करना है, जैसे पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। कौन सा ऑप्शन तत्सम शब्द का उदाहरण है इसमें 10वीं में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये जो पहला बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। गोधूम जो लिखा गया है ये तत्सम शब्द है। बाकी जो है इसका तद्भव जो होता है वो गेहूं होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से जो है आपका एक युग्म जो है शुद्ध माफ कीजिए अशुद्ध है उसको ढूंढना है। अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है, वो भी पर्यायवाची की दृष्टि से, एक दूसरे के पर्यायवाची, जैसे आकाश, पुष्प, कमल, तामरस, यमुना, जानवी या फिर कामदेव, मनोभाव। तो यहाँ पे यमुना जो लिखा गया है उसका पर्यायवाची जानवी नहीं होता, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर होगा। ये अशुद्ध है, बाकी सभी जो है यहाँ पे शुद्ध है जाए। अगर बात करते हैं यमुना की पर्यायवाची की तो जानवी ना होकर के गंगा होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12वां, इसमें क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? क्रिया का जो आधार सूचित करता है वो कारक कौन सा है 12वां का? तो अधिकरण कारक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके उत्तर को देते रहें, ठीक। चलिए जिससे कि आप लोग को भी जो है आंसर बनता रहे। तो चलिए बताइए अगला प्रश्न है सुख दुख के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है ये किस नाम से जाना जाता है? 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? चलिए ठीक, तो बताइए ये चिन्ह जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है या फिर अपूर्ण चिन्ह है? जान ही गए होंगे। तो दो अपोजिट शब्दों के मध्य में ये अक्सर जो है लगा होता है, तो ये योजक चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे माता पिता के बीच में भी लगता है, ऐसे शब्दों के दुख सुख दुख के बीच में लगा ही है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तोता डाल पर बैठा है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान दीजिएगा, तोता डाल पर बैठा है तो इसमें कारक बताना है। कारण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। बहुत अच्छा प्रश्न है। संज्ञा के जिस रूप में बात करते हैं, संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है संज्ञा का क्रिया से के रूप में जो है बोध हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। और इसमें जो है वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो जिस चीज़ में अपने तक की जो है बोध होता है, जहाँ पे वो शब्द जो है संबंध को बताता है। जैसे यहाँ पे मेरी है तो मेरी उससे संबंध है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप लोग का कमेंट हमें मिला है, इसमें आप लोग का कमेंट आया है कि जो है सर जो है क्या कहते हैं इसके जो है क्या नाम है भाई, इसके आंसर को ही बता दिया करें। चलिए उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आंसर का मिलान करेंगे हमारे साथ। तो यहाँ पे पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो इस पेज को भी पढ़ लिए होंगे। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए ये गद्यांश जो है संस्कृत का है, पढ़ लिए होंगे इस संख्या के रूप में। चौथा है, यहाँ पे 5वां आ गया, ये भी पढ़ लिए होंगे, ठीक। तो इसको भी पढ़ लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है 16 नंबर का। 16 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कर लीजिए, गद्यांश पढ़े ही हैं, ठीक। तो चलिए 17 नंबर का कौन सा सही होगा?
तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का। 18 नंबर प्रश्न का आंसर जो सही होगा वो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर पे। तो 19 नंबर का जो सही होगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर का। तो इसमें जो सही होगा वो बी ऑप्शन द्वितीय जो है विभक्ति इसमें होगा स्वाधा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे 22 नंबर की बात करते हैं। तो 22 नंबर में बी ऑप्शन भी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। और 23 नंबर में कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो इसमें संस्कृत में जो है इसको लिखना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रांसलेट करने के बाद बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो रहा है ये अपने आप इधर उधर हो रहा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ ग नंबर पे चलते हैं। ये ग शब्द जो व्यंजन है, वर्ण जो है, ये किस प्रकार का व्यंजन है ये बताना है। तो 24 नंबर का सी ऑप्शन ये स्पर्शी व्यंजन है। ठीक, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा 25 जो है होती है। इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। चलिए ये का से लेकर के जो है मा तक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कवि भारवी की। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं 26। अच्छा, यहाँ पे 25 नंबर तक ही संस्कृत का प्रश्न था। अब यहाँ पे संस्कृत जो है इंग्लिश का जो है पोर्शन आ गया है। इंग्लिश का पोर्शन में 26 से लेकर के 30 प्रश्न तक जो है ये पैसेज के रूप में दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग पैसेज को आराम से पढ़ेंगे, तो पढ़ लिए होंगे और इसको भी पढ़ लिए होंगे। इसको मैंने जो है पहले ही पढ़ रखा है। आप लोग इसको पढ़ेंगे वीडियो को रोक करके, यदि पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पढ़ लिए होंगे, थोड़ा लंबा पैसेज है ये। ठीक, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ये समाप्त होता है। ये पेज जो है पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि आफ्टर हुम अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाज एडीए नेम्ड। तो बताइए ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं 26 का 26 नंबर का पैसेज को अगर पढ़े होंगे आराम से या सही से, तो यहाँ पे देखे होंगे कि इसका जो है अगस्टा लवलेस जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर का। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 28 नंबर की प्रश्नों की तरफ। 28 नंबर का ऑप्शन पहले देखते हैं। उम्मीद है कि ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों साथ में दिख रहा होगा। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें नो नेम्ड सीम्ड प्रेसाइज जो है होगा। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप लोग आंसर बनाते रहिए। बहुत अच्छे, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न पढ़िए और ऑप्शन हमारे साथ मिलाइए जो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 31 नंबर। इसमें जो है जो स्थान खाली है वहाँ पे करेक्ट शब्द को भरना है। जैसे 10 माइल्स, उसके बाद स्पेस है अ लॉन्ग वे टू वॉक। 31 नंबर में ऑप्शन नंबर जो भरा जाएगा वहाँ पे इज भरा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इज को भरा जाएगा। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर में है फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विथ, किसके साथ होता है। फोनेटिक मतलब ध्वनि जो होती है, तो ध्वनि किससे होती है, ध्वनि किससे होती है, साउंड से होती है। स्पेलिंग पढ़ने में होती है एंड प्रोनाउंसिएशन बातचीत करने में भी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे प्रश्नों से आप लोग जो है छोटे छोटे शब्दों से भी प्रश्न को उत्तर को बना सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे सिनोनिम्स आपको बताना है, जिसका अंडरलाइन यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है वेज, इसका अंडरलाइन जो है इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। 1 मिनट, चलिए दिख रहा होगा।
तो इसका सिनोनिम जो होगा मेथड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 33 नंबर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में है स्पेलिंग एरर ढूंढना है। इसमें किसका जो है स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सभी इसमें सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। 35 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा, तो यहाँ पे विच कैन नॉट बी रीड है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 35 का? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इलिजिबल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इलिजिबल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। विषम शब्दों को चुनना है यहाँ पे, ऑड वर्ड ना। तो विषम शब्द कौन से होंगे? 36 नंबर का भी ऑप्शन सैरो होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सैरो का मतलब होता है दुखी, बट यहाँ जॉय हैप्पीनेस और ब्लिस जो है ये इसका तात्पर्य है खुशी से, ठीक। बट यहाँ पे सैरो जो शब्द है ये अलग है, ये इसका मतलब होता है दुखी से, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे किसमें जो है एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है ये बताना है। दीज मैंगोज आर राइप्स। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 38 नंबर की तरफ। 38 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन इसमें कौन सा होगा? ब्राइट लाइट, क्लस्टर बीन्स, या फिर डिफनिंग साइलेंस। नेक्स्ट है मिस्ट्री आइट। 38 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ये होगा, ठीक। डेफनिंग साइलेंस ऑप्शन नंबर सी प्रश्न सही होने के साथ बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। इसमें अपोजिट शब्द को बताना है। ये शब्द जो लिखा गया है इसका अपोजिट शब्द कौन सा होगा? पार्टिकुलरली जो है इसका अपोजिट शब्द बताना है। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, जनरली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ 40 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर का है इसमें 100 ईयर्स को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि 100 ईयर, एक साल के 100 साल को क्या कहते हैं? तो उसको जो कहा जाता है वो सेंचुरी कहा जाता है, सभी को मालूम है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ चलते हैं विज्ञान के पोर्शन की तरफ, ठीक। तो चलिए पहला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है। इसमें जो है रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? बहुत अच्छा प्रश्न है। हरा रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है, या फिर उपरोक्त सभी रंगों को नहीं देख पाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? देखिए पहले प्रोटेनोपिया की बात किया गया है यहाँ पे। ये वर्णांधता है और ये जो है अनुवांशिक एक रोग होता है जो आंखों से संबंधित है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें हरा भी नहीं दिखता, लाल भी नहीं दिखता और नीला भी नहीं दिखता। तो उपरोक्त सभी रंग इसमें नहीं दिखते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्नों की तरफ। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे, ठीक। तो चलिए बताइए, इसका अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव कहाँ पे लागू होता है? प्रकाश तरंगों पर, ध्वनि तरंगों पर, अंतरिक्ष तरंगों पर, या फिर ए और बी मतलब प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगों पर? डॉपलर प्रभाव का प्रभाव जो होता है, प्रभाव को एक पर्यवेक्षक के लिए तरंग की आवृत्ति या तरंग की जो है दर्द के लिए दर्द में जो है परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों, जो कि प्रकाश के तरंगों के लिए भी और ध्वनि की तरंगों के लिए भी इसको जो है लागू हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जो है बताएंगे। तो 43 का, तो माफ़ कीजिए, हाँ 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे इसका आविष्कार जो है
सेल्सियस के द्वारा किया गया है। सभी लोग जानते हैं सेंटीग्रेड को सेल्सियस में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला ही राइट आंसर होगा। ठीक, इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, जिसमें लेड की अधिक मात्रा हो जाती है 44। तो ये जो है सीसा विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बताना पड़ रहा है हर बार आप लोग को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? जीनोमंडल, जोनोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। अच्छा प्रश्न है। 45 नंबर में जो है वायुमंडलीय परत के बारे में पूछा गया है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य की किरणों से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने में जो है समाहित कर लेती है, सोख लेती हैं, जिससे कि वो पृथ्वी पर नहीं आते हैं। अगर वो जो है ना हो तो हमारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आए, जिसको अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, तो वो हमारे स्किन को जो है स्किन कैंसर में जो है हमारे बॉडी को स्किन कैंसर में बदल दे। ठीक, जिससे कि स्किन कैंसर का लक्षण जो है बहुत तेज़ी के साथ फैलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ये समताप मंडल में मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में किसकी उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है? 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे भी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, इसके कारण जो है उच्च सांद्रता अम्ल का जो है वर्षा होती है, जिसको अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, हाथी दंत का रूपांतरण किस भाव से होता है? आंतरिक दंत, पार्श्व दंत, द्वितीयक दंत या फिर जबड़े? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। द्वितीयक दंत के रूप में इसका भाव होता है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हाथी के कुल जो है दांतों की संख्या की। तो हाथी के कुल 26 दांत होते हैं, जिनमें 12 अस्थायी होते हैं जो अग्र चवर्णक होते हैं, और 12 जो है चवर्णक होते हैं, तथा 2 जो होते हैं वो कृंतक होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग को नहीं मालूम रहा होगा कि जो है हाथी के कितने दांत होते हैं, तो जान लीजिए हाथी के टोटल जो है 26 दांत होते हैं, जिसमें से 12 अस्थायी चवर्णक होते हैं और 12 अस्थायी चवर्णक होते हैं। ठीक, चलिए, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो कृंतक होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर की प्रश्नों की तरफ। 48 नंबर प्रश्न में है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ये तो इजी प्रश्न है, आप लोग को मालूम ही है कि मानव मस्तिष्क का जो भार होता है, पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। अच्छा प्रश्न है। सभी को मालूम है कि मानव के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1.2 से लेकर के 1.4 के मध्य होता है। लगभग पूरे मनुष्य के पूरे शरीर का 2% भाग हमारे मस्तिष्क का होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो जो है 1.36 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, और इसमें जो है सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क का होता है। ठीक, जिसको सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 49 नंबर की तरफ। 49 नंबर में है, आयास्टर किस संघ से संबंधित है? किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिथीज या फिर मलस्का। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसको मलस्का के से संबंधित है ये संघ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि किन जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है? 50 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पे जिनमें शरीर गुहा अनुपस्थित होता है, इसका मतलब पाया नहीं जाता है, वो एसिलोमेट के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है ये गणित का पोर्शन है। गणित का पोर्शन हमारे सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप लोग वहाँ से जा कर के टॉपिक वाइज जो है आराम से जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मैथ का मिल जाएगा, और इसको हम लोग स्किप करते हैं 20 प्रश्नों को। और
अगर इसका PDF चाहिए, आप लोग खुद हल करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ से सारे PDF आपको जो है 150 प्रश्नों का PDF मिल जाएगा और आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार पुनः बता देते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को आप लोग सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा और आराम से आप लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला पोर्शन जो है ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है। ठीक, तो चलिए इसके पहले प्रश्न को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है जो है कौन सबसे प्राचीन है, जैसे कि अजंता की गुफा है, कुतुब मीनार है, या ताजमहल है, या फिर खजुराहो का मंदिर है। सबसे प्राचीन कौन सा, इसमें 71 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए सबसे पहले जो है किसका निर्माण हुआ है, या किस जो है सबसे प्राचीन कौन सा है इसमें। जैसे कि सबसे पहला जो है इसमें अजंता की गुफा है। अजंता जो है गुप्त कालीन के समय की है, बट यहाँ पे कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ये सल्तनत कालीन की है। वहीं पे ताजमहल की बात करते हैं तो ये मुगल कालीन की है। खजुराहो मंदिर जो है ये राजपूत समय का है। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर राइट होगा अजंता की गुफा। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही राइट आंसर होगा, ये सबसे प्राचीन है। यहाँ पे ए सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्टेरिया जो है किस तरह की थी। बात करते हैं यूरोपीय फैक्ट्रिया की, तो ये फैक्ट्रिया जो थी ये भंडार गृह का कार्य जो है करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो है भंडार गृह। ठीक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं। चलिए देखिए, आप लोग सीमांत गांधी जानते होंगे। ठीक, सीमांत गांधी जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, बट यहाँ पे कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा गया है हरदेकर मंजप्पा जो है इनको कर्नाटक गांधी के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया है। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बाबा ने किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ठक्कर बाबा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा जूम कर दें, बड़ा कर दें जिससे कि स्पष्ट दिखे। चलिए दिख रहा होगा। पाक स्टेट जिसको पाक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं वो कहाँ से सबसे नज़दीक है। महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से। तो ये सबसे नज़दीक जो है वो तमिलनाडु से नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा के नाम से किसे जाना जाता है। धूमकेतु को, उल्कापिंड को, या फिर लब्धत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। 76 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा के नाम से जाना जाता था इनमें से कोई नहीं है वो। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं किससे जाना जाता था तो उसको अभिनव तारा के रूप में जाना जाता था। ठीक, ध्यान रखिएगा गया ऑप्शन नंबर जो है इसमें कोई नहीं सही होगा, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विश्व की 2/3 से अधिक टिन किस देश से आती है। चीन से, मलेशिया से, नाइजीरिया से, या फिर ब्राज़ील से। 77 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बात करते हैं 2/3 टिन से अधिक टिन की, तो ये चाइना से आती है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटर वाहनों के ईंधन के मामले में नीति के लिए किस समिति ने अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत की है। SP गुप्ता समिति, अहलूवालिया समिति, या फिर मासेलकर समिति। अगला है राकेश मोहन समिति। ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसका इसमें मासेलकर समिति जो है वो ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इसी समिति के द्वारा मोटर वाहनों के ईंधन के मामले में नीति के लिए समिति अपनाई गई थी। इसी सरकार के द्वारा समिति जो है सिफारिश की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
किसी राज्य में आपातकाल जो है घोषित करने की का प्राधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को या फिर सांसद को? तो राष्ट्र जो आपातकाल घोषित करता है कौन करता है? सभी लोग को मालूम है, राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये अच्छा, राज्यपाल जो है राज्य में घोषित राज्यपाल करता है, बट उसकी देखरेख कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? तो किसानों की जो भूमि विकास बैंक है वो किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी राइट आंसर होगा, भूमि विकास बैंक, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन जो है ये सबसे अधिक किसानों को जो है दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ, और अगला पोर्शन है ये शिक्षण कौशल का है। इसका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखते हैं क्योंकि प्रश्न जो है लंबा है और प्रश्न के ऑप्शन जो है थोड़ा बड़े बड़े हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, चलिए देखते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? 82 का, तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए, 1 मिनट, ये जो है ऑप्शन नहीं है। ठीक, ऑप्शन कूटनीति के रूप में है। पहले इसको आप लोग पढ़िए, ये 6 जो है सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं वाक्य, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आंसर को बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दूसरा, तीसरा और पांचवा जो है सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा, तीसरा, पांचवा क्या है। तो इसमें दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक, तो इसमें ये जो है आपका सही हो जाएगा, जिसमें भारतीय संघीय अर्थव्यवस्था में एकात्मक तत्व के रूप में। ठीक, चलिए, अच्छा प्रश्न था, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे भी सेंटेंस आपके दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताना है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है, आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है या फिर वह गलती करने वाले अधिकारी को दंडित कर सकता है। चलिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे गलती करने पर अधिकारी को दंडित कर सकता है, ये गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? 84 का, जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना ही जो है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित यही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। अगला प्रश्न है, कौन से अनुशासन के साधन हैं? चलिए बताइए, अनुशासन के साधन कौन से हैं? यहाँ पे आपके 4 सेंटेंस लिखे गए हैं और नीचे जो है ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, अनुशासन के साधन सामाजिक लेखा परीक्षा है, शक्तियों का विभाजन है, नागरिक चार्टर है, सूचना का अधिकार है। कूटनीति में प्रश्न लिखे गए हैं, सॉरी माफ कीजिए, ऑप्शन लिखे गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए। अब तो ऑप्शन भी आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये सभी जो है सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा सभी सही हो जाएंगे। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सभी यहाँ पे लिखा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? चलिए, यहाँ भी जो है कूटनीति का ही प्रश्न है। ये भी बैठक बुलाना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, सत्र अवसान करना, भंग करना। राष्ट्रपति का शक्ति कौन सा है इसमें? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 मिनट,
यहाँ पे ये जो 17 माफ़ कीजिए, ये जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना है ये नहीं होगा, बाकी सभी जो है सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, मिलान कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 87 का है। इसमें पूछा गया कि कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारत का संघीय लक्षण के बारे में पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा बताइए कमेंट करके आप लोग। 87 का जो सही है वो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एकहरी नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं है। ठीक, एक मिनट, 87 का, हाँ ठीक, एकहरी नागरिकता जो है ये संघीय लक्षण नहीं है, बाकी जो है सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसद का सत्र जो है किसके द्वारा आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, या फिर लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति के द्वारा इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। जो संसद का सत्र होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद से उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो किस प्रकार से होते हैं। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन को पढ़िए तभी जो है समझ में आएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए, तो इसमें जो सदस्य होते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव के स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा। पहला सही होने के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी 2 सेंटेंस लिखे गए हैं, यहाँ पे इसको विचार करना है। पहला है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ठीक, चलिए देखिए कौन सा राइट होगा इसका। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का। इसमें पूछा गया है कि, पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अधिगम एक परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम एवं परिपक्वता में कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखा दें। 3 ऑप्शन यहाँ है, पढ़िए उसके बाद बताइए अगला। तो यहीं पे पहला ही प्रश्न आप लोग देखे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो पहला ही प्रश्न है कि यदि मानव विकास जो है वो केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही इसका राइट आंसर होगा। यही जो है अधिगम और परिपक्वता के संबंध में सही है। ठीक, बाकी सभी जो है गलत है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बोला ना करो, रिकॉर्ड हो जाता है इसमें। काहे बोल रही हो। देखते हैं, इसमें कहा गया है कि कुपोषण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। स्क्रीन पे आपके आंसर हैं। 92 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो है पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 93 का। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन मिडिल स्कूल, जिसको जूनियर के नाम से जानते हैं, स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। चलिए स्क्रीन पे ऑप्शन दिख ही रहा है। चलिए ऑप्शन को ही देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सबसे प्रॉब्लम आप लोग को इसलिए हो रही होगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कि आंसर और क्वेश्चन साथ नहीं दिख रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को साथ साथ सभी दिखे। थोड़ा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा जिससे दिक्कत ना होने पाए। चलिए दिख रहा होगा, इसमें लिखा गया है कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो इस अधिनियम के अनुसार जो है डी ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा गया जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वह संधि काल जो होती है इनमें से कौन सा वाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। वह संधि काल का तात्पर्य है कि वृद्धावस्था कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है 95 का, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये वह काल में कौन जो है वह अभिव्यक्ति नहीं है, तो यही अभिव्यक्ति सही है। ठीक, ये नहीं है, बाकी सभी इसमें शामिल हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। बालकों के विकास एवं अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। ऑप्शन तो दिख ही रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट दिख ही रहा है। तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक शामिल होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इन्हीं का योगदान सबसे अधिक होता है इसमें। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 97 की तरफ। इसमें थोड़ा लंबा प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं उसके बाद फिर ऑप्शन को देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न पहले। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। अच्छा, सही। चलिए आगे देखते हैं। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन देख यहाँ पे बताइए कौन सा होगा। और ये भी जानते होंगे आप लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है ये किसका है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। असफलता जिसको भग्नाशा के रूप में भी जानते हैं, यहाँ पे इसको जो है उत्तेजित करेगा। बट यहाँ पे हमने पूछा था कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये इवान पावलोव के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए पहले। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं कौन सा कथन है जिससे एक अध्यापक को सहमति रहना चाहिए, सहमति देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, वाह अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता वाह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, कौन सा उदाहरण अल्बर्ट बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल की घंटी बजने का अपने बस्ते बंद कर लेना, यही जो है इनसे कोई मतलब नहीं, इनके अवलोकन अधिगम का हिस्सा नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबा है, 100 नंबर का। देखिए इसमें लिखा गया है कि एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियाँ, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। फिर विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने के लिए इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत उपागम क्या होगा। खोज उपागम, मानचित्र निरूपण या फिर समस्या समाधान उपागम, फिर अन्वेषण उपागम। कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे पहला ही खोज उपागम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के प्रश्न आपको अब देखने के लिए मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका जो है आपको स्क्रीन पे है आपके, पढ़िए और कमेंट करके आंसर बताइए। इस प्रश्न को थोड़ा तेज़ी के साथ चलेंगे, ये 30 नंबर प्रश्न तक करंट अफेयर और जीएस का प्रश्न आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए देखिए, पहला ही प्रश्न है, हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दे दी है। सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। 101 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ब्रिटेन के द्वारा सहमति मिली गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, CLAP क्लैप जिसको है स्वच्छता अभियान हाल ही में
किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत की है? तो ये है डी ऑप्शन, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको जो है इस योजना को शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसको किया गया है कि IRED इरीडा को किया गया है, ध्यान रखिएगा, इरीडा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, डस्ट फॉर लाइफ ये एक ऐप है, हाल ही में किसके द्वारा ये विकसित किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, CBSE द्वारा या फिर इसरो के द्वारा? तो ये CBSE के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि डस्ट फॉर लाइफ है। नेक्स्ट है, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक, मिलान करते चलिए और क्वेश्चन आंसर को पढ़ते चलिए साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा किसे वर्ष 2021 में प्रतिष्ठा विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है? तो ये है शकुंतला हरके सिंह थिल स्टेट को किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका क्या नाम है? रक्षक है, रक्षिता है, रुद्रम है, शक्ति है? तो उसका नाम है रक्षिता। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये DRDO के द्वारा एक मोटरसाइकिल बनाई गई है जिसको CRPF को सौंप दिया गया है और उसका नाम है रक्षिता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां जो है वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया? तो ये जो सही है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मर्म गोवा तट से इसको स्थापित किया, मतलब जो है रवाना किया गया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ 110 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं, 120वीं, 130वीं या फिर 135वीं? तो यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई 23 जनवरी 2021 को, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, वो थी 125वीं जयंती। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में लिखा गया है, 125वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने SAAMAR जिसको समर का नाम दिया गया है अभियान शुरुआत की है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो ये है झारखंड। ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर होगा, जहाँ की समर अभियान को शुरू कर दिया गया है, और वो भी किस लिए? कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सबसे सही नहीं है? यहाँ पे नहीं गया है। ठीक, चलिए जल्दी देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इनमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। अगला है, इनमें प्रथम जो है इनमें भारत का जो स्थान है वो 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, 2020 में भारत का स्थान 144वां था। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी कथन जो है सभी सही हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है सभी सही है, बट यहाँ पे कथन सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन सभी सही हैं, यहाँ पे ऑप्शन सभी सही है, यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, सही नहीं है को कर दीजिएगा, काट दीजिएगा बात। ठीक, बाकी सभी सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? 113 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी जो रही वो वीवो स्पॉन्सर रही। ठीक, जिसको स्पॉन्सर के रूप में जानते हैं हम लोग, वो वीवो रही। 2022 IPL 2022 में कौन रही है? आप लोग कमेंट करके बताइएंगे, तत्काल में चल रहा है
तो इस समय जो IPL का स्पॉन्सर है वो आपका टाटा कंपनी है, ठीक, ध्यान रखिएगा, टाटा है 2022 में। और वहीं पे 2021 में वीवो रही, उसके पहले 2020 में कौन रही, तो ड्रीम 11 रही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है। चलिए आप बताइए। 114 का, तो 114 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री जो है नहीं है, ठीक। सर्बानंद सोनोवाल इस समय असम के मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पे नागमा संगमा करके कोई मुख्यमंत्री है, ठीक, संगमा करके हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई। 115 तो ये भेजी गई है अमेरिका के पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में जो है नुकसान हुआ है। देहरादून, नैनीताल, चमोली या फिर उत्तरकाशी। अच्छा प्रश्न है, तो ये चमोली जिले में जो है ये घटना हुई थी, यहाँ पे बर्फ़ ग्लेशियर टूटा था और बहुत नुकसान हो गया था, जिसमें 100 लोग की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। 117 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा कौन सा है, तो वो है हैदराबाद, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंगोजी ओंकाजा इवेला एंगोजी ओंकोजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, उनका संबंध किस देश से, कीनिया से, नाइजीरिया से, युगांडा से, तंजानिया से। तो ये जो है ये नाइजीरिया की हैं, ऑप्शन नंबर जो है इनका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन पीस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया। तो ये इसरो के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके आप लोग ऑप्शन जो है बताएंगे, आंसर को बताएंगे, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 10 लाख का नोट जारी करने वाला देश जो है दुनिया का बना है वो वेनेजुएला बन गया, यहाँ की जो है मुद्रा बहुत ही खराब स्थिति में चल रही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। 1 किलो टमाटर लेने के लिए भी 10,000 देने पड़ते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो यहाँ पे जो बने हैं वो थॉमस वाच बने हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, थॉमस वाच, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 122 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इस समय पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, जो मरीजों की अनुपस्थिति के बाद भी देश का मरीजों की अनुपस्थिति में नंबर 1 है, ठीक। चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापार, आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या समझौता किया है। मेडागास्कर है, मॉरिशस है, नाइजीरिया है या कीनिया है। तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस के साथ उसका समझौता किया गया है, ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है। भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, म्यांमार है। तो ये श्रीलंका में हुई है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया गया है। ई संता, चलिए देखिए ऑप्शन तो दिख ही रहा है आप लोग को, तो ये पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू
एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? चलिए इसी बहाने जो है आप लोग जान भी जाएंगे कि किस राज्य के विश्वभूषण हरिचंद्रन जी राज्यपाल हैं। 126 का पहला ही ये आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट 127 है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा को 124वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेटेस्ट जो है ये करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? समुद्री खरपतवार पार्क जो बनाया जा रहा है वो आपके तमिलनाडु शहर में बनाने की योजना है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा जो की गई है वो घोषणा की गई है कृषि बुनियादी संरचना व विकास उपकर के लिए। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन, माफ कीजिए, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जो है जीत लिया है? तो ये मार्क सेल्वी के द्वारा जीता गया है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 तार्किक, यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, उसके ऑप्शन को हम लोग बताएंगे, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक, तो 131 नंबर का प्रश्न जो है वो कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि ये सही हो जाएगा। ठीक, इसका जो है अपोजिट लिखा गया है। ठीक, मिलान कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करके अगला प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न। तो इसमें शब्द जो आएगा वो यम आएगा, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग सॉल्व करके हमारे आंसर के साथ मिलान करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 133 का। 133 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे मंगलवार आएगा। ठीक, चलिए दिन जो आएगा मंगलवार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यफ के पास यच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। तो ई के पास यफ से अधिक किंतु यच से कम धन है, तो सबसे अधिक धन किसके पास है? तो सबसे अधिक धन जो है जी के पास है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा। चलिए 135 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी जो है दाएं छोर पर बैठा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सूचना तकनीकी का, तो यानी कि कंप्यूटर का प्रश्न है ये। तो पहले ही प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्वेरी डेटा के विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? 136 का, तो ये पहला ही इसका राइट आंसर होगा। क्रॉस टैब क्वेरीज जो है डेटा का विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 137 नंबर को लेते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के में निम्नलिखित में से एक को छोड़कर कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्वेरीज है या फिर वर्कबुक है या फॉर्म है या टबल्स है? तो यहाँ पे वर्कबुक जो है यही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसका उपयोग करके स्वतः कॉलम की चौड़ाई फिट कर सकते हैं? तो यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग होगा? चलिए ऑप्शन को दिखाते हैं, दिख रहा होगा ऑप्शन। अच्छा, कॉलम को बढ़ाना है तो ऑप्शन वैसे ही देख लीजिए आप लोग कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम जो है हेडर पर कॉलम की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करके जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 139 नंबर का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मान्यता नियम जो है इस प्रकार के लिए जो है वो तदनुसार किस टेस्ट में है? इसका क्या है? चलिए देखते हैं। 139 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें जो है 2014 के पहले इस जो है एक दिनांक दर्ज करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, फॉर्म विजार्ड या रिपोर्ट विजार्ड के साथ एक फॉर्म या रिपोर्ट बनाने में पहला कदम क्या होना चाहिए? तो पहला कदम जो होना चाहिए वो अंतर्निहित टेबल या क्वेरी का
चयन जिस पर आधारित फॉर्म या रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं उसको सबसे पहला कदम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 प्रश्न जो है वो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से लिया गया है। चलिए इसके भी प्रश्नों को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं। एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए का अर्थ क्या होता है? 1 मिनट, 3 ऑप्शन यहाँ पहले दिख रहा है, इसको आप लोग जो है पढ़िए, उसके बाद चौथे ऑप्शन को कवर करते हैं हम लोग। तो तीसरा ऑप्शन पढ़ लिए, चौथा यहाँ है, इसको भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके, यही जो है इसका संसाधन संपन्न होना चाहिए आवश्यक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे कूट भाषा का यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे गए हैं, यहाँ पे कूट है, तो यहाँ पे सभी प्रकार से उसको प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये सभी सही हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक वह है जो किस प्रकार से है? तो एक उत्तम शिक्षक का जो प्रकार है वो छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए जो है क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों में श्रम के प्रति विकास हो सके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है 145 का, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? 145 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना ही इसका जो है सबसे किंचित परिवर्तन प्रभावी होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 146 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें डी ऑप्शन अगर देख रहे होंगे तो इसमें लिखा है कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस बच्चे को जो है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र जो है अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? चलिए देखते हैं किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। कक्षा के साथ पढ़ाना चाहिए, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाना चाहिए, समृद्धकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाना चाहिए, या फिर जब वे चाहें तब पढ़ाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इनको जो है समृद्धकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समावेशी कक्षा के बारे में पूछा गया है, तो किस प्रकार की आवश्यकता की तैयारी नहीं के विषय में बात किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन को फिर देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला है, उसके बाद जो है नीचे जो है आपको मिलेगा। ठीक, तो समावेशी की बात करते हैं, तो यहाँ पे समावेशी में धैर्यशीलता का कम होना ही ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का डी तो ऑप्शन सही होगा, लेकिन बात करते हैं समावेशी कक्षा की। तो समावेशी कक्षा का तात्पर्य होता है, या समावेशी का तात्पर्य होता है कि इसमें समेकित रूप से सभी कक्षाएं जो हैं, क्या कह सकते हैं कि कक्षा का तात्पर्य ऐसा होता है कि शिक्षा से है, मतलब सभी शिक्षा से है, जिसमें सभी वर्ग के मानसिक स्तर के विद्यार्थी जो हैं शामिल होते हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ 149 प्रश्न नंबर को देखते हैं। इसका प्रश्न जो है, स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया जो है होनी चाहिए? पहला ऑप्शन यहाँ पे है, अच्छा सभी ऑप्शन जो है देख लेते हैं। चलिए ये ऑप्शन आपके दिख रहा है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे इसे सबसे पहले अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आखिरी प्रश्न पे, और ये इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि पठन पाठन में शिक्षकों को
क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए, या फिर कक्षा कक्षा में पाठ्यपुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं करना चाहिए। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो एक पठन पाठन की विषय में शिक्षक को जो करना चाहिए वो कक्षा कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण कराना चाहिए। ठीक, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही करने के बाद हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। हमारा वीडियो जो है आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके सेशन में ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न आपके इस 150 प्रश्नों में सही हुए ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आप लोग बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।